हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसोफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग हीगल को फिर से कंटिन्यू करेंगे और आज की जो हमारी क्लास होगी वो हीगल के सेकंड पार्ट पे होगी, यानी हीगल को हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हमने पिछली वाली क्लास में हीगल के बारे में, हीगल का डायलेक्टिकल मेथड क्या है, हीगल का द्वंद्ववाद क्या है और द्वंद्ववाद के साथ हमने कुछ एग्जाम एक्स फैक्टर को भी डिस्कस कर लिया था। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि हीगल की द्वंद्ववाद की क्या विशेषताएं हैं, फीचर्स ऑफ हीगल्स डायलेक्टिक्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। तो आप अभी तक द्वंद्ववाद के बारे में सोच सोच कर परेशान हो गए होंगे, सर आपने पूरी क्लास में वाद प्रतिवाद संवाद, वाद प्रतिवाद संवाद यही पूरी क्लास में पढ़ाया है। क्योंकि आपको यह पूरा पढ़ाने का मतलब क्या है कि हीगल का विचार ही पूरा द्वंद्ववाद पर आधारित है। हीगल ने बताया कि पूरी दुनिया आगे क्यों बढ़ रही है। पूरी दुनिया के आगे बढ़ने के पीछे एक डायलेक्टिकल प्रोसेस है, विचारों में द्वंद्व हो रहा है। विचारों में द्वंद्व के माध्यम से ये समाज, ये दुनिया, ये जो भौतिक वस्तुएं आप देख रहे हैं, ये सब किसके परिणाम है? ये सब विचारों के परिणाम है। और विचारों में द्वंद्व होकर के सारी चीजें हमारे सामने आती हैं। तो उसके संपूर्ण चिंतन का सार क्या है? अगर एक शब्दों में समझे तो हीगल पूरी दुनिया की व्याख्या द्वंद्ववाद के माध्यम से करना चाह रहा है। हीगल कह रहा है पूरी दुनिया विचारों का परिणाम है, लेकिन विचारों में भी द्वंद्व हो रहा है। विचारों में द्वंद्व के कारण ही दुनिया आगे बढ़ रही है। तो ये चीज आपको समझना है थोड़ा सा। और जब इसकी जितनी बुक्स लिखी गई हैं हीगल की, वो सारे डायलेक्टिकल प्रोसेस के ऊपर ही लिखी गई हैं। तो आपको डायलेक्टिकल प्रोसेस समझना पड़ेगा, आप इससे नहीं बच के जा सकते। हीगल के विचारों में आपको बेसिकली दो तीन चीजें खास करके देखने को मिलेंगी, जैसे चेतना, विवेक, है ना। फिर इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि द्वंद्ववाद। इसी के ऊपर इसके विचार आपको खास करके देखने को मिलेंगे कि जो भी दुनिया में सारी चीजें हो रही हैं वो चेतना का परिणाम है। चेतना में द्वंद्व हो रहा है। चेतना यानी प्रत्यय यानी विचार, है ना। तो आप शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे तो चीजें आपको आसानी समझ में आएंगी। अदरवाइज मैं चाहता तो एक पेज में भी इसको समझा के खत्म कर सकता था, तो आपकी भी टेंशन खत्म, हमारी भी टेंशन खत्म हो जाती। लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है कि चीजों को इस तरीके से पढ़ें आप लोग कि भूलते भूलते भी चीजें आप आराम से जारफ कर ले जाएं, है ना। तो अब देखते हैं हीगल के द्वंद्ववाद की क्या विशेषता है। तो इसके द्वंद्ववाद की प्रमुख विशेषता, सबसे पहली विशेषता है कि हीगल का द्वंद्ववाद जो है स्वतः प्रेरित होते हुए भी यह निरंतर आगे बढ़ता रहता है। एक तो इसको किसी से मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। हीगल कह रहा है कि जो द्वंद्ववाद है ये निरंतर आगे बढ़ता रहेगा, इसमें हमेशा संघर्ष होता रहेगा। जैसे विचार दिया था निरंतर क्रांति का सिद्धांत, माओ ने दिया था। माओ ने कहा कि चाहे कोई भी समाज आ जाए, चाहे वो साम्यवाद ही क्यों ना आ जाए, है ना, उसमें भी संघर्ष बने रहेंगे हमेशा। वैसे ही हीगल ने बताया कि वाद प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया ये निरंतर चलेगी। ये तब तक चलेगी जब तक जर्मनी में राष्ट्र राज्य नहीं आ जाता। अब आप सोचो कि जर्मनी में राष्ट्र राज्य आ गया, ठीक है, तो क्या जर्मनी में राष्ट्र राज्य आने के बाद कोई जर्मनी में बुराई उत्पन्न नहीं होगी? एक समय आएगा फिर जर्मनी में बुराइयां उत्पन्न हो जाएंगी, और यही जो संवाद बन के आगे निकलेगा, इसी संवाद में फिर एक वाद निकलेगा और वाद का एक प्रतिवाद निकलेगा। ठीक है, तो जो संवाद आज है, जो जर्मनी राष्ट्र राज्य है, वही आगे चल के फिर वाद बन जाएगा, फिर उसका एक प्रतिवादी आ जाएगा। ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक जर्मनी में ईश्वर का अवतार नहीं आता। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना है, ईश्वर का अवतार जर्मनी में भले हो जाए लेकिन फिर भी जर्मनी में कुछ कमी आएंगी, फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो हीगल कह रहा है कि ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। आपको एक शब्दों में समझना है कि हीगल का द्वंद्ववाद ये कभी न रुकने वाला प्रक्रिया है, यह निरंतर अग्रसर रहता है, ये आगे बढ़ता रहता है ऐसे। ठीक है, फिर आगे देखिए, इसके आगे बढ़ने के लिए किसी दूसरी शक्ति से प्रेरणा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। और क्वेश्चन पूछ सकता है हीगल के द्वंद्ववाद के बारे में कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है। तो हीगल कह रहा है कि जो हीगल का द्वंद्ववाद है ये आगे बढ़ने के लिए किसी दूसरी शक्ति का सहारा नहीं लेता, है ना, बल्कि यह क्या हो, आगे बढ़ने के लिए अपने आप में गतिशील है, यह स्वतः गतिशील है। ठीक है, सेल्फ प्रोमोलिंग है, ये सेल्फ प्रोपोलिंग है। ठीक है, फिर आगे हीगल कह रहा है कि हीगल का मानना है कि प्रगति या विकास दो परस्पर विरोधी वस्तुओं के संघर्ष या द्वंद्व का परिणाम होता है। तो हीगल कह रहा है कि दुनिया में जो भी चीजें हम देख रहे हैं, जिस भी चीज का विकास हो रहा है,
वो प्रगति और द्वंद्व के माध्यम से हो रहा है। ठीक है, जिस भी चीज की प्रगति हो रही है, जिस भी चीज का डेवलपमेंट हो रहा है, वो क्या है, उसका परिणाम क्या है, वो डायलेक्टिक प्रोसेस के द्वारा हो रहा है। वो द्वंद्ववाद के माध्यम से ही चीजें आगे बढ़ रही हैं, संघर्ष के माध्यम से ही चीजें आगे बढ़ रही हैं। तो हीगल का उद्देश्य यह है कि द्वंद्ववाद के माध्यम से चीजों को बताना कि कैसे कैसे वस्तुओं में, कैसे कैसे विचारों में, सॉरी वस्तुओं में नहीं, कैसे कैसे विचारों में द्वंद्व हो रहा है, इस विचारों में द्वंद्व के माध्यम से कैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं, कैसे समाज का विकास हो रहा है। ठीक है, आई थिंक मुझे लगता है मैं ज्यादा समझा देता हूँ चीजों को, इसलिए ये क्लास बहुत डिले हो जाती है और कुछ बीच बीच में टेक्निकल ग्लिच आ जाता है जिसकी वजह से क्लास आपकी डिले होती है। इनको कोशिश करने की कर रहे हैं हम लोग कि थोड़ा सा इसको शॉर्ट आउट करेंगे जल्दी ही। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायलेक्टिक्स इज दैट इट इज द सेल्फ प्रोपेलिंग एंड कंटिन्यूसली मूव्स फॉरवर्ड। ठीक है, तो इसके डायलेक्टिक्स की सबसे खास विशेषता क्या है कि यह सेल्फ प्रोपेलिंग है पहली बात, और ये कंटिन्यूसली मूव कर रही है। इट डज नॉट नीड इंस्पिरेशन फ्रॉम एनी अदर पावर। और हीगल का जो डायलेक्टिक मेथड्स है, इसको किसी भी चीज की या किसी अदर थिंग से इंस्पिरेशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी अदर इंस्पिरेशन की पावर इसको नहीं चाहिए, ये सेल्फ मोटिवेटेड है, सेल्फ आगे बढ़ रही है। ठीक है, हीगल बिलीव्स दैट प्रोग्रेस और डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ स्ट्रगल। हीगल का विश्वास है कि जो प्रोग्रेस हो रहा है दुनिया में, जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो किसका रिजल्ट है, तो स्ट्रगल, वो स्ट्रगल का परिणाम है या स्ट्रगल का रिजल्ट है, या कह लें वो डायलेक्टिक्स का रिजल्ट है। ठीक है, एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू अपोजिंग ऑब्जेक्ट। हीगल कह रहा है दो प्रतिद्वंदी विचारों में संघर्ष होता है और इसी से एक अच्छा विचार निकल के आता है, इसी को ये कह रहा है कि यह संवाद है, यह सिंथेसिस है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए अगली चीज क्या है, हीगल के द्वंद्ववाद की अगली विशेषता क्या है, तो हीगल के द्वंद्ववाद की अगली विशेषता क्या है कि हीगल कह रहा है कि यह जो द्वंद्ववाद है, यह कभी भी सीधी प्रक्रिया में नहीं बढ़ता, यह हमेशा टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के माध्यम से आगे बढ़ता है। ठीक है, वाद प्रतिवाद फिर संवाद, फिर ये वाद प्रतिवाद फिर संवाद, है ना। इस तरीके से क्या होगा, फिर ये संवाद जो निकलेगा, फिर ये वाद प्रतिवाद में बदलेगा, फिर इससे संवाद निकलेगा। तो ये विकास तो हो रहा है समाज का, लेकिन एक जिगजैग फॉर्म में हो रहा है, एक टेढ़े मेढ़े फॉर्म में हो रहा है। ये ध्यान रखना, कभी भी यहाँ पे गलती मत करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनने के हमेशा चांसेस होते हैं। फिर हीगल ने कहा है कि मानव सभ्यता का विकास एक सीधी रेखा में न होकर के टेढ़ी मेढ़ी रेखा के रूप में होता है। टेढ़ी मेढ़ी रेखा का मतलब क्या है, वाद प्रतिवाद के बीच संघर्ष, फिर एक नया चीज निकल के आएगा संवाद, फिर यही संवाद आगे चल के वाद बन जाएगा, फिर ये भी, इसमें भी डायलेक्टिक प्रोसेस होगा, फिर ये सिंथेसिस के रूप में निकलेगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। फिर हीगल कहता है मानव इतिहास जो है प्रगति का इतिहास है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, स्टार बना के, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मिस्टेक हो गया था, मतलब ये ऐसे यहाँ पे डॉट लगा हुआ है तो वो वहां पे छूट गया है। फिर मानव का इतिहास जो है प्रगति का इतिहास है, हीगल कहता है, और इस प्रगति का कारण क्या है, विचारों या चेतना में द्वंद्व। हीगल कह रहा है जो भी इतिहास हम आगे देख रहे हैं, आगे बढ़ रहा है, समाज का विकास क्यों हो रहा है, समाज के विकास के कारण क्या है, द्वंद्ववाद है। और यह द्वंद्व किसके बीच में हो रहा है, चेतना या विचारों में द्वंद्व हो रहा है, जिससे समाज आगे बढ़ रहा है। आपको एक शब्दों में समझना है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। दिस डेवलपमेंट टेक्स अ प्लेस थ्रू zigzag lines. Hegel said that Hegel has said the development of human civilization does not take place in a straight line but in the form of zigzag line. ये इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिएगा आप। फिर the history of mankind is the history of progress and the reason for this progress is conflict in the thoughts of consciousness. फिर आगे कह रहा है कि हेगल के अनुसार वास्तविक स्वरूप क्या है, वास्तविक स्वरूप यह सत्य की खोज द्वंद्व के वाद के द्वारा ही संभव है। हेगल कह रहा है कि हम अंतिम सत्य का पता कैसे लगा सकते हैं, अंतिम सत्य का पता हम लगा सकते हैं द्वंद्ववाद के माध्यम से। डायलेक्टिक प्रोसेस होगा वाद में प्रतिवाद में, और उससे जो अच्छे विचार निकलेंगे वही क्या होगा, वही संवाद होगा। ठीक है, तो हेगल कह रहा है कि किसी भी स्वरूप को हम फाइंड आउट करते हैं, किसी भी चीज को देखते हैं, अगर हम मान लीजिए इस पेन को आज देख रहे हैं, तो ये पेन किसका परिणाम है, ये पेन एक तो विचारों में द्वंद्व का परिणाम है, हेगल कहता है। हेगल कह रहा है ये द्वंद्ववाद के माध्यम से पेन निकला हुआ है,
और द्वंद्ववाद भौतिक पदार्थों में नहीं होगा, ध्यान रखना। हीगल कहता है द्वंद्व जो होता है वो भौतिक पदार्थों में होता है, लेकिन यहां पर, ठीक है, सॉरी, मार्क्स कहता है कि द्वंद्व जो होता है भौतिक पदार्थों में होता है, लेकिन हीगल कह रहा है कि द्वंद्व जो होता है वो चेतना में होता है, विचारों में होता है। जो आज हम पेन देख रहे हैं यह विचारों का परिणाम है, ठीक है। अगर विचारों में द्वंद्व नहीं हुआ होता तो ये पेन भी आज हमारे सामने नहीं होता, ठीक है। तो लेकिन हीगल ने विचारों को प्राथमिकता दी अपने द्वंद्व में, वहीं पर मार्क्स ने जो है द्वंद्व किसमें माना, मार्क्स ने द्वंद्व जो है माना भौतिक पदार्थों में, भौतिक पदार्थों में द्वंद्व माना। वहीं पर हीगल ने बताया कि द्वंद्व होता है विचारों में, आइडिया में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हीगल द रियल नेचर ट्रुथ कैन बी डिस्कवर्ड ओनली थ्रू द डायलेक्टिक्स प्रोसेस। तो हम डायलेक्टिक प्रोसेस से ही कोई चीज का हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अंतिम सत्य का पता लगा सकते हैं। अब देखते हैं अलगाव की संकल्पना क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ अलाइनेशन, ठीक है, ये हमारी अगली हेडिंग है। हीगल ने ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया, हीगल ने ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया का विश्लेषण करते हुए अलगाव की भूमिका पर भी प्रकाश डाला है। हालांकि आगे चलकर कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद के अमानवीय प्रभाव का संकेत देने के लिए अलगाव की संकल्पना को नए ढंग से विकसित किया है। अब आप देखेंगे कि एक तरीके से हीगल ने पहले क्या बताया, पहले हीगल ने अलगाव की संकल्पना प्रतिपादित की, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चल के कार्ल मार्क्स आता है। कार्ल मार्क्स जो है हीगल की इस अलगाववाद, इस अलाइनेशन की प्रोसेस को प्रभावित हुआ और उसने बताया कि व्यक्ति क्या हो रहा है, व्यक्ति अपने कार्य से अलग हो रहा है, व्यक्ति अपने समाज से अलग हो रहा है, व्यक्ति अपने राज्य से अलग हो रहा है, यहां तक कि व्यक्ति अपने आप से अलग हो रहा है। यह जो है कार्ल मार्क्स ने विचार दिया। इसी विचार को कहा जाता है कार्ल मार्क्स के परायेपन का सिद्धांत या कार्ल मार्क्स के अलगाव की संकल्पना यही है। ये अलगाव क्यों आ रहा है, तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि पूंजीवाद के दुष्प्रभाव के कारण व्यक्ति जो है अकेला पड़ चुका है, व्यक्ति यहां तक कि अपने आप से भी अलग हो गया है। तो ये जो था कार्ल मार्क्स का सिद्धांत था, लेकिन कार्ल मार्क्स के से पहले हीगल ने अलगाव की भूमिका का सिद्धांत दिया है या अलगाव की भूमिका पर बल दिया है, ठीक है। हीगल ऑल्सो हाईलाइट्स टू द रोल ऑफ अलाइनेशन analyzing the process of historical development, although the Karl Marx later developed the concept of the alienation, indicate the dehumanizing effect of the capitalism। तो ये चीज आपको समझना है कि जो अलाइनेशन का कॉन्सेप्ट है वो हीगल ने पहले दिया, उसके बाद कार्ल मार्क्स ने दिया। अब देखो हीगल भी कह रहा है कि चीजें क्या होती हैं, जो आज इतिहास आगे बढ़ रहा है। आप देखेंगे पहले परिवार आता है, परिवार के बाद परिवार में कुछ वाद उत्पन्न होता है, फिर नागरिक समाज से आगे विकास होता है, फिर सिविल सोसाइटी आती है, फिर सिविल सोसाइटी के बाद राज्य का निर्माण होता है। ये क्या है, ये विकास आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। तो हीगल कह रहा है सारी चीजें क्या होती हैं, एक एक प्रोसेस को छोड़कर जब हम परिवार से आगे निकलते हैं तो नागरिक समाज में बढ़ते हैं, नागरिक समाज को छोड़ करके हम फिर राज्य में आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, हम एक अपनी पिछली चीजों से अलग होकर के आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। अब देखिए हेगल ने चेतना को क्या माना है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हेगल ने चेतना को सृष्टि का सार तत्व मानते हुए यह मान्यता प्रस्तुत की कि चेतना जो है अलगाव की भिन्न भिन्न अवस्थाएं पार करते हुए उत्तरोत्तर उन्नत रूपों में विकसित होती है, जिसे मानव इतिहास का सृजन होता है। तो यहां पर हीगल बता रहा है कि चेतना को, पहली बात तो हीगल ने बताया कि सृष्टि का सार तत्व क्या है, चेतना है। जो आज हम संसार देख रहे हैं वो किसका परिणाम है, वो विचारों का परिणाम है, चेतना का परिणाम है। और चेतना में क्या होती है, चेतना में ही अलगाव होता है, चेतना में द्वंद्व होगा। इस चेतना में द्वंद्व होगा तो एक नई चेतना उत्पन्न होगी, और नई चेतना में फिर आगे चल के एक द्वंद्व होगा, फिर इससे नई चेतना निकलेगी। तो ये क्या होगा, ये अपनी पिछली अवस्थाओं से हर पार करते हुए आगे ये अपने नए रूप में आती जाएगी बार बार। जिससे क्या हो रहा है, इसी द्वंद्ववाद के माध्यम से चीजें आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। चेतना में द्वंद्ववाद हो रहा है और इसी चेतना के द्वंद्ववाद के कारण समाज का विकास हो रहा है, इतिहास का सृजन हो रहा है। तो अब यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। अगला पॉइंट हमारा, चेतना की इस यात्रा पर व्यक्ति अपने उद्देश्यों और प्रयोजनों का वश नहीं रहता। अब हीगल बता रहा है कि देखो, अब यहां पर समझेंगे क्या कि हीगल कह रहा है कि जब चेतना में विकास होता है तब व्यक्ति का उस पर नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति जब बाल्यकाल में रहता है, जब व्यक्ति बालक रहता है तो वो माता के प्रेम में रहता है,
लेकिन जैसे उसके अंदर चेतना का विकास होता है, जैसे उसकी अवस्था विकसित होती है, वो पत्नी प्रेम में आ जाता है, फिर वो मातृ प्रेम को पीछे छोड़ देता है। लेकिन इसके बाद जब वो वृद्धावस्था में जाता है, वृद्धावस्था में जैसे आगे बढ़ेगा तो उसके परिवार का प्रेम आ जाएगा, उसकी पत्नी का प्रेम कम हो जाएगा। तो हेगल बताना चाह रहा है जैसे जैसे व्यक्ति अपने इतिहास को पार करता जाएगा, जैसे जैसे व्यक्ति अपने इतिहास की एक एक स्टेजेस को पार करेगा, उसका पिछली अवस्था पर उसका नियंत्रण नहीं रह जाएगा। तो ये हेगल बताना चाह रहा है। हेगल considers the consciousness to be the essence of creation and put forward the belief that consciousness evolves into the progressively advanced form by the passing through different stages of alienation, thereby creating human history। तो इस तरीके से हेगल बताना चाह रहा है कि व्यक्ति अपने इतिहास को पार करते हुए आगे बढ़ता रहता है, और यह जर्नी क्या कहलाती है? दिस जर्नी ऑफ कॉन्शियसनेस इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द इंडिविजुअल्स ओन एम एंड पर्पस। और इस जर्नी में व्यक्ति का कोई कंट्रोल उसके उद्देश्यों पर नहीं रहता, उसके प्रयोजनों पर नहीं रहता। अब कैसे नहीं रहता, यहां पर समझिए। अब देखिए, जब कोई व्यक्ति बाल्यकाल में रहता है तो वो क्या होता है? वो माता के प्रेम रहता है, वो माँ के प्रेम में उलझा रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे दूसरी अवस्था आती है, उसकी युवा अवस्था जैसे घुसता है, युवा अवस्था में प्रवेश करने के बाद वह पत्नी के प्रेम में आ जाता है, और वह मातृ प्रेम को क्या करता है? पीछे छोड़ देता है। यहाँ पर इतिहास यहाँ पे पीछे छूट गया, यहाँ पे इसका मतलब है। अब जैसे वह उसकी युवावस्था समाप्त होगी, जैसे वह वृद्धावस्था में जाएगा, तो बच्चों तथा परिवार से प्रेम करेगा। अब वह पत्नी से प्रेम कम कर देगा। तो क्या है ये? जो इतिहास की अलग अलग अवस्थाओं को चेतना पार करती हुई आ रही है। जब चेतना अलग अलग अवस्थाओं को पार करती हुई आ रही है, तो इसमें व्यक्ति को अपनी पुरानी अवस्थाओं पर नियंत्रण नहीं होता। जब व्यक्ति नई अवस्थाओं में आता है, जब बाल्यकाल से युवावस्था में आता है, तब व्यक्ति जो है बाल्यकाल की अवस्था को छोड़ देता है। लेकिन जब युवावस्था में आने के बाद फिर युवावस्था को पार करके जब वृद्धावस्था में आता है, तो वह युवावस्था के विचारों को पीछे छोड़ देता है। तो इस तरीके से प्रगति हमेशा निरंतर आगे बढ़ती रहती है, और इस पुरानी ऐतिहासिक प्रवृत्ति में लोगों का जो है नियंत्रण नहीं रहता। अब देखिए, इन तीनों अवस्थाओं में व्यक्ति अपने आप को उपरोक्त तीनों चीजों से अलग नहीं कर पाता। आपको एक चीज समझना है कि व्यक्ति जिस अवस्था में रहेगा, वो उसी अवस्था का अनुसरण करता है, दूसरी अवस्था का नहीं करता। ये बात ध्यान रखना। जब व्यक्ति बालक रहेगा, तो वह माता से प्रेम करेगा, ना कि पत्नी से प्रेम करेगा, ठीक है, क्योंकि वो उसी अवस्था में फंसा हुआ है। उसका नियंत्रण नहीं है कि वह अगली अवस्था को पार करके आ जाए। लेकिन जब वह अगली अवस्था पार करके जाता है, तब वह उसी अवस्था के प्रति उसका आकर्षण रहेगा जिस अवस्था में वह रह रहा है। लव फॉर मदरहुड इन अ चाइल्डहुड, लव फॉर वाइफ इन यूथ में, फिर लव फॉर चिल्ड्रन एंड फैमिली इन द ओल्ड एज। in these three stages and person is not able to separate himself from the above three things। फिर अब देखते हैं आगे, चेतन तत्व क्या है? अपनी पुरानी अभिव्यक्तियों से अपने आप को अलग करते हुए नए स्वरूपों में ढलता चला जाता है। अब देखिए, चेतना तत्व क्या है? चेतन तत्व हीगल कह रहा है कि यहां पर एक बार समझेंगे कि जब चेतना आती है व्यक्ति के अंदर, तो अपनी पुरानी अवस्थाओं को भूल जाता है। जब नई अवस्था में व्यक्ति आएगा, युवा अवस्था में, तो अपनी पुरानी अवस्था को भूल जाएगा। तो जिस अवस्था में रहेगा उसी अवस्था को याद रखेगा। फिर जब युवा अवस्था से वृद्धावस्था में आएगा, तब उसे इस अवस्था का ज्ञान होगा, और इस अवस्था में उसे सारी चीजें याद रहेंगी, और वो पत्नी के प्रेम को भूल जाएगा। तो हीगल यही बताना चाह रहा है कि व्यक्ति जो है अपनी पुरानी अभिव्यक्तियों को, चेतन तत्व की जो उसकी चेतना थी बाल्यावस्था में, जो उसकी चेतना थी क्या कहते हैं युवावस्था में, वो सब अपनी अवस्थाओं को पार करते हुए, अपनी पुरानी अवस्थाओं को भूलते हुए वो क्या करता है? नए नए स्वरूपों को एक्सेप्ट करता है, नए नए स्टेजेस में वो प्रवेश करता है। इस अर्थ में अलगाव जो है मानव प्रगति के इतिहास का आवश्यक लक्षण है। तो हीगल कह रहा है कि यह अलगाव क्या है? मानव प्रगति का आवश्यक लक्षण है, क्योंकि व्यक्ति बालक बनेगा, बालक से युवावस्था में जाएगा, युवावस्था से फिर वृद्धावस्था में जाएगा। तो ये क्या होगी? यह अवस्था धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी। यही तो मानव के विकास का क्रम है। तो हीगल भी ये बताना चाह रहा है, the conscious principle keeps separating itself and old manifestation and keeps on taking new forms. In this sense, separation is an essential characteristics of the history of human progress। तो इस तरीके से ह्यूमन का प्रोग्रेस होता है। अब देखते हैं परिवार, नागरिक समाज और राज्य के बारे में हीगल का क्या विचार है, इसमें उसने क्या अंतर किया है। ठीक है, एक एक चीज करके यहाँ पे समझने का हम प्रयास करेंगे आज। एक बार साउंड की क्वालिटी चेक करते हैं, नहीं तो फिर वो कल वाली प्रॉब्लम नेक्स्ट।
चलिए देखते हैं परिवार, नागरिक समाज और राज्य के बारे में, फैमिली, सिविल सोसाइटी और स्टेट के बारे में हीगल की क्या विचार हैं। क्या हीगल इन सबको एक मानता है, यह हीगल मानता है कि ये सारी चीजें परिवार, नागरिक समाज और राज्य ये सब क्या है, विकास के परिणाम मानता है उनको, या इनको क्या मानता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, जॉन लॉक और रूसो जैसे उदारवादी विचारकों ने प्राकृतिक दशा के अंत का संकेत देने के लिए नागरिक समाज और राज्य शब्दावली का प्रयोग एक ही अर्थ में कर दिया। ठीक है, यानी लॉक और रूफो जैसे विचारकों ने क्या किया, प्राकृतिक अवस्था का अंत करने के लिए, प्राकृतिक अवस्था को इन्होंने बताया कि अंत हो चुका है। क्यों अंत हो चुका है, क्योंकि उसकी जगह पे अब क्या आ गया है, नागरिक समाज और राज्य। तो नागरिक समाज और राज्य, लॉक और रूफो जैसे विचारकों ने नागरिक समाज और राज्य को एक ही अर्थ में समझा है। पहली बात आपको ये समझना है, जबकि हीगल ने नागरिक समाज और राज्य के मध्य स्पष्ट अंतर किया है। लेकिन जो समझौतावादी विचारक थे, जो उदारवादी विचारक थे, इन्होंने राज्य और नागरिक समाज में कोई अंतर नहीं किया है। इन्होंने कहा नागरिक समाज और राज्य दोनों क्या हैं, एक है। आगे देखते हैं, परंतु हीगल ने नागरिक समाज और राज्य में स्पष्ट अंतर करते हुए इन्हें नैतिक और आध्यात्मिक विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं के रूप में पहचाना है। हीगल ने कहा कि नागरिक समाज अलग है, राज्य अलग है, परिवार अलग है, क्योंकि हर समाज, हर स्टेजेस की अपनी अलग विशेषता है ना। पहले परिवार आएगा, परिवार से फिर नागरिक समाज, नागरिक समाज से फिर राज्य का निर्माण होगा। इसमें क्या होगा, परिवार और नागरिक समाज में हमेशा क्या होगा, परिवार और सिविल सोसाइटी में द्वंद्व होगा, इस द्वंद्व से राज्य की उत्पत्ति होगी। तो इसके विचारों में अंतर है। हेगल ने कहा कि परिवार जो है, नागरिक समाज जो है, इन सब में क्या होता है, इन सब में आध्यात्मिक विकास, नैतिक विकास होता जाता है, जिससे कि ये अपनी अलग अलग अवस्थाओं के रूप में, अलग अलग रूप में जानी जाएंगी। ठीक है, liberal thinkers like a John Locke and Rousseau used the term civil society and state synonymously to the indicate end and state of nature. फिर आगे हेगल कहता है, but Hegel made a clear distinction between civil society and state and identified them as a different stages of a moral and spiritual development. अब हीगल के अनुसार राज्य या राजनीति जो होती है, राज्य या राजनीतिक समाज ऐसा साधन नहीं है जिसे मनुष्य की व्यवहारिक तर्क बुद्धि के द्वारा व्यक्ति उन्मुख लक्ष्यों की सिद्धि के लिए गढ़ा गया हो। हीगल कह रहा है कि राज्य या नागरिक समाज है ना, साधन नहीं है जिसे व्यक्ति ने अपने दिमाग से गढ़ा है, बल्कि राज्य और नागरिक समाज क्या है, साध्य है, ये साधन नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, हीगल के अनुसार राज्य क्या है, राज्य या राजनीतिक समाज क्या है, राज्य और राजनीतिक समाज साध्य हैं, इसमें व्यक्ति का कल्याण होता है। जबकि उदारवादियों ने क्या माना, राज्य को साधन माना था, लेकिन हीगल जैसे विचारकों ने राज्य को क्या माना है, राज्य को साध्य माना है। वस्तुतः राज्य एक नैतिक संस्था है, हीगल कहता है, जिसके लक्ष्य जो है अंतर वैयक्तिक संबंधों के तंतुजाल पर टिके होते हैं और ये लक्ष्य पृथक पृथक व्यक्तियों की इच्छाओं से क्या है, परे हुए हैं। हीगल कह रहा है राज्य एक नैतिक संस्था है और जिसका लक्ष्य क्या है, सभी व्यक्तियों की जरूरतों पर टिका हुआ है। यानी राज्य का लक्ष्य अलग नहीं किसी एक व्यक्ति से, राज्य का जो लक्ष्य है वही पूरे व्यक्तियों का लक्ष्य है। ठीक है, तो हीगल ये बताने का प्रयास कर रहे हैं यहां पर, अकॉर्डिंग टू हीगल द स्टेट इज पॉलिटिकल, द स्टेट और पॉलिटिकल सोसाइटी इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट। हीगल कह रहा है स्टेट और पॉलिटिकल सोसाइटी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इंस्ट्रूमेंट किसने माना था, लिबरल थिंकर ने। इंस्ट्रूमेंट devised by human practical reason for the attainment of individual oriented goals. ठीक है, in fact the state is a moral ethnicity sorry हाँ यहाँ पे थे, ठीक है, in fact the state is a moral entity whose goals are anchored in a web of impersonal relations. ठीक है, स्टेट का गोल क्या होता है, ये इंटरपर्सनल रिलेशन पर डिपेंड होता है, यानी कि एक व्यक्ति का उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के उद्देश्यों के साथ जुड़ा होगा, ये इंटरकनेक्टेड होगा। एंड दीज गोल्स आर बियॉन्ड द विशेस ऑफ आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स, और यहां पर जो ये उद्देश्य होगा किसी एक व्यक्ति की इच्छा से क्या होगा, परे होगा। हेगल के अनुसार सामाजिक जीवन की नैतिक प्रवृत्ति में, सामाजिक जीवन की नैतिक प्रकृति में कितनी प्रवृत्तियां पाई जाएंगी, तो 3 गतियां पाई जाती है। हेगल कह रहा है कि व्यक्ति के सामाजिक जीवन की जो नैतिक प्रकृति है उसमें 3 गतियां पाई जाती है, और
जो सब मिलाकर मानव जीवन के बहुपक्षीय स्वरूप को उजागर करती हैं। अब हीगल कह रहा है कि मानव प्रकृति की 3 गतियां क्या क्या हैं, यानी परिवार में व्यक्ति गति करता है, फिर उसके बाद नागरिक समाज में गति करता है, फिर वो आगे गति करता है राज्य में। तो ये मानव की प्रकृति में 3 नैतिक गतियां पाई जाएंगी सामाजिक जीवन में, ठीक है। इनमें से प्रत्येक संस्था जो है मानवीय संबंधों का ऐसा संगठन प्रस्तुत करती है जो भिन्न भिन्न सिद्धांतों पर आधारित होगी। इसको एक बार समझने का हम प्रयास करते हैं। अब देखिए, परिवार, नागरिक समाज और राज्य क्या है, ये मानव जीवन की 3 प्रकृतियां हैं। आपको यहां पर क्लियर दिख रहा होगा परिवार और नागरिक समाज, ठीक है। तो हीगल कह रहा है वाद क्या है, थेसिस क्या है, थेसिस कह रहा है परिवार है, और एंटीथेसिस क्या है, नागरिक समाज है। अब देखिए, अब परिवार जो है थीसिस है, क्योंकि हीगल कह रहा है कि परिवार में किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं पाया जाता। आपको आगे चार्ट में मिलेगा, किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। इसीलिए क्या है, यह परिवार विशेषोन्मुखी परार्थवाद का क्षेत्र है या पार्टिकुलरिस्टिक अल्ट्रुइज्म का ये एरिया है। अब दूसरी चीज समझेंगे हम यहां पर कि हीगल दूसरी तरफ नागरिक समाज के बारे में क्या बोल रहा है। हीगल कह रहा है कि नागरिक समाज जो है क्या है, वो प्रतिवाद है। प्रतिवाद क्या है, नागरिक समाज है। और नागरिक समाज में क्या पाया जाएगा, यूनिवर्सल इगोइज्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हीगल कह रहा है जो नागरिक समाज होगा इसमें स्वार्थ की भावना खूब भरी होगी, स्वार्थ की भावना पाई जाएगी। यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति क्या रखेगा, ईर्ष्या रखेगा, कंपटीशन रखेगा, जबकि परिवार में कंपटीशन नहीं होगा। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि हीगल के अनुसार थेसिस या वाद का क्षेत्र क्या है, स्वार्थ रहित है। क्या यह बात सही है। तो हीगल ने परिवार को क्या माना है, वाद माना है, तो वाद में थेसिस आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे बनाता है कि हीगल कहेगा कि वाद क्या है, वाद जो है स्वार्थ रहित है, क्योंकि वाद में क्या माना है इसने, परिवार को माना है, और परिवार में इसने बोला कि स्वार्थ नहीं होता, तो परिवार स्वार्थ रहित है, तो इसका मतलब है वाद भी स्वार्थ रहित है। इनडायरेक्टली क्वेश्चन को आप इंटरकनेक्टेड करेंगे। फिर दूसरी तरफ क्वेश्चन क्या पूछेगा कि प्रतिवाद में क्या पाया जाएगा, एंटीथेसिस में क्या पाया जाएगा, इसमें स्वार्थ पाया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रतिवाद क्या है, नागरिक समाज का स्वरूप है, और नागरिक समाज में क्या पाया जाता है, स्वार्थ पाया जाता है। तो दोनों चीजें क्या है, चाहे ऊपर से आप कनेक्ट कीजिए, चाहे आप नागरिक समाज के थ्रू कनेक्ट कर दिए, दोनों चीजें आपको समझनी बहुत जरूरी है। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों कनेक्शन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, हीगल कह रहा है कि समाज की प्रक्रिया का विकास कैसे होता है, इतिहास का विकास कैसे होता है। तो हीगल कह रहा है कि वाद में और प्रतिवाद में, ठीक है, एक सेकंड यहां पर समझते हैं। चलिए, हीगल कह रहा है कि वाद में और प्रतिवाद में क्या होगा, द्वंद्व होगा। वाद प्रतिवाद में क्या होगा, संघर्ष होगा खूब सारा। और इस संघर्ष से क्या होगा, इस संघर्ष में जो बेकार चीजें होंगी, जो बुरी चीजें होंगी वो समाप्त हो जाएंगी। अब बुरी चीज क्या है इसमें, प्रतिवाद में बुरी चीज क्या है, प्रतिवाद में बुरी चीज स्वार्थ है, तो स्वार्थ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अच्छी चीज क्या है इसका, यूनिवर्सलिज्म, अच्छा चीज है। तो अब संवाद में क्या आ जाएगा, संवाद में एक तो अच्छी चीज क्या हो जाएगी, परार्थवाद, और विश्वजनीन, दो चीज बचेगा फिर लास्ट में। अब हीगल कह रहा है कि जो चीजें बुरी होंगी वो समाप्त हो जाएंगी। अब बुरी क्या थी, स्वार्थ समाप्त हो गया, अब बचा क्या, विश्वजनीन। यानी अब संवाद में बचेगा यूनिवर्सल, और क्या बचेगा, अल्ट्रुइज्म, यानी परार्थवाद बचेगा, यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म। अब हीगल के अनुसार बताओ संवाद क्या है, संवाद यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म है, यानी संवाद क्या है, विश्वजनीन परार्थवाद है, विश्वजनीन परार्थवाद। यानी हीगल के अनुसार संवाद वह अवस्था है जहां पे सार जहां पे नागरिक समाज की सार्वभौमिकता और परिवार का परार्थवाद पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो हीगल कह रहा है कि संवाद वह अवस्था है जहां पे नागरिक समाज की सार्वभौमिकता और परिवार का परार्थवाद पाया जाएगा। तो इस सिचुएशन को उसने क्या बोला कि यह सिचुएशन क्या होगी, संवाद की स्थिति होगी। और हीगल ने कहा यही संवाद क्या है, यही संवाद तो राज्य है। अब हम कह सकते हैं कि राज्य में क्या पाया जाएगा, राज्य में विश्वजनीन परार्थवाद है, विश्वजनीन परार्थवाद।
यानी राज्य में वाद और प्रतिवाद दोनों के अच्छे गुण हैं। अब हम कह सकते हैं कि संवाद में वाद और प्रतिवाद दोनों के अच्छे गुण हैं, तो बिल्कुल सही बात है ना। अब हम कह सकते हैं कि विश्वजनीन परार्थवाद क्या है, विश्वजनीन या यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म क्या है, तो हम कह सकते हैं कि थेसिस और एंटीथेसिस की जो अच्छी क्वालिटीज हैं वही क्या है, वही यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म है, वही विश्वजनीन परार्थवाद है। क्योंकि वाद और प्रतिवाद में जब संघर्ष होगा, इस संघर्ष के माध्यम से क्या निकलेगा, संवाद निकलेगा। संवाद का मतलब थीसिस निकलेगा, और इस संवाद में क्या होगा, इस संवाद में जो वाद के अच्छे गुण और प्रतिवाद के अच्छे गुण होंगे वो संवाद में पाए जाएंगे, यानी संवाद ही क्या होगा, राज्य होगा। अब वो कह सकते हैं कि राज्य में भी वाद और प्रतिवाद के अच्छे गुण होंगे, या हम कह सकते हैं कि संवाद क्या होगा, संवाद को हम विश्वजनीन परार्थवाद भी कह सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप चीजें कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हीगल कह रहा है कि परिवार, नागरिक समाज और राज्य, इनका क्या क्या महत्व होता है, क्या क्या लक्षण है इनके, एक एक करके हम यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। अब परिवार के बारे में थोड़ा समझते हैं, हीगल क्या कह रहा है। हीगल कह रहा है परिवार ऐसा मानवीय संबंध है जो विशेषोन्मुखी परार्थवाद पर आधारित है, यानी कि परिवार ऐसा क्षेत्र है जहां पर स्वार्थवाद नहीं होता। हमने ऊपर क्या देखा, हमने यही तो देखा कि परिवार क्या है, विशेषोन्मुखी परार्थवाद है, यानी परिवारवाद है, वाद में ही क्या है, विशेषोन्मुखी परार्थवाद आता है। फिर हम आगे क्या देखते हैं कि परिवार में क्या होता है, हीगल कह रहा है परिवार में मनुष्य व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊंचा उठकर दूसरों के लिए अच्छा करने के लिए हमेशा तत्पर होता है। यानी परिवार में किसी भी प्रकार का कोई जो है स्वार्थ नहीं होता। आप अपने माता पिता के साथ कोई स्वार्थ करते हैं, नहीं। आपके माता पिता अगर कोई काम कर रहे हैं तो आप उनसे मना कर देते हैं कि आप मत कीजिए, मैं करूंगा, है ना। लेकिन नागरिक समाज में कोई काम कर रहा है, आप उसको मना करते हैं, नहीं करते हैं। कर रहा है भाई अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। लेकिन परिवार में क्या होता है, परिवार में स्वार्थ नहीं होता। आप स्वार्थ की भावना से ऊपर उठते हैं, स्वार्थ को पीछे छोड़ देते हैं, और परिवार में बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी स्वार्थ के आप काम करते हैं। परंतु उसकी यह परार्थ की भावना या परोपकार की वृत्ति विशेष व्यक्तियों तक ही सीमित रहती है। आप देखो परिवार का दायरा कैसा होता है, सीमित रहता है, और हम जो परार्थवाद की भावना है हमारी, वो हमारे परिवार तक ही सीमित होती है ना। तो अब यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि हीगल की परार्थवाद की भावना जो है वो एक विशेष दायरे तक ही सीमित है। विशेष दायरे का मतलब परिवार तक ही सीमित है। लेकिन जैसे से परिवार का दायरा बढ़ता जाएगा, परिवार का दायरा बढ़ने का मतलब है कि परिवार के अंदर अब उसका प्रतिवाद आ रहा है। परिवार का बड़ा स्वरूप क्या है, नागरिक समाज है। तो नागरिक समाज जैसे परिवार बढ़ता जाएगा, आपका परिवार 200 लोगों का हो गया, 500 लोगों का हो गया, तो आप 500 लोगों के लिए तो काम नहीं करेंगे। 500 लोगों का परिवार का मतलब फिर धीरे धीरे समाज का निर्माण हो रहा है, तो समाज में कंपटीशन बढ़ेगा, है ना। लेकिन परिवार में कंपटीशन नहीं होगा, इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे आप। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों से लाइव कनेक्ट कर पाऊं। और आज अगर पॉसिबल हो पाएगा तो मैं देखूंगा लाइव कैसे आते हैं, एक बार मैं यूट्यूब पे चेक कर लूंगा। और मैं 8 बजे आज कोशिश करूंगा कि आप लोगों से लाइव आकर थोड़ा सा इंटरेक्शन करूं, और आपके अंदर क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या एग्जाम को लेकर के, क्या रिजल्ट को लेकर आप लोग कितना सोच रहे हैं, कितने में आपका सिलेक्शन होगा, कितने में नहीं होगा, क्या पढ़े दिसंबर के लिए, क्या ना पढ़े, उन सब चीजों के बारे में हम एक एक करके शॉर्ट आउट करेंगे चीजों को। बाकी देखते हैं, अभी तो फिलहाल ये हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब देखिए परिवार जो है इसमें स्वार्थ नहीं होता। अब जैसे हम नागरिक समाज में बढ़ते हैं, परिवार का बड़ा स्वरूप जैसे होता जाएगा, हम इसका मतलब है नागरिक समाज में आ गए। तो नागरिक समाज क्या है, यह विश्वजनीन स्वार्थवाद या अहमवाद का क्षेत्र है। यानी यहाँ पे बहुत बड़े स्तर पर आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको स्वार्थ की भावना देखने को मिलेगी। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति कंपटीशन रखता है। यहाँ मनुष्य अपने परिवार के सदस्यों को छोड़ करके अन्य सब मनुष्यों के साथ क्या करता है, स्वार्थ के आधार पर संबंध बनाता है, ठीक है। फिर यह मनुष्य के संबंधों का क्या है, क्षेत्र परिवार की अपेक्षा बड़ा होता है, ठीक है। अब नागरिक समाज जो है, नागरिक समाज में मनुष्य के संबंध कैसे हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, क्योंकि परिवार में मनुष्य के संबंध कैसे थे, 2-4-6 लोगों से थे। लेकिन नागरिक समाज में 2-4 हजार लोगों से हो सकता है। आगे देखते हैं, यहां व्यक्ति अपने हितों की अधिकतम सिद्धि का प्रयत्न करता है, और सभी मनुष्यों के हितों को केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति का साधन समझता है। यानी यहां पर इतना बड़ा कंपटीशन हो जाता है कि व्यक्ति केवल अपने हितों को देखता है, दूसरे दूसरे व्यक्तियों को क्या समझता है, यहाँ पर दूसरे व्यक्ति को यहाँ पर साधन समझा जाता है। अतः नागरिक समाज विशेष रूप से आर्थिक गतिविधियों का क्षेत्र भी है। यहाँ पर आपको इकोनॉमिक कंपटीशन भी देखने को मिलेगा। लेकिन
परिवार में आपको इकोनॉमिक कंपटीशन नहीं, यहां पर आपको एक ऐड कर लीजिए पॉइंट, आपको परिवार जो है कृषि अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है, लेकिन यहां पर उद्योग आ जाएंगे, है ना, यहां पर आर्थिक गतिविधियां बढ़ जाएंगी, बाजार आ जाएगा, यहां पे कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। तो अब इन दोनों में क्या होगा, कंपटीशन होगा। अब कंपटीशन होने के बाद इन दोनों में, परिवार में और नागरिक समाज में कंपटीशन होगा। अब इनमें कंपटीशन होकर के क्या बनेगा, आप सोचो, परिवार में और नागरिक समाज में कंपटीशन हुआ तो आगे निकलेगा राज्य। यही राज्य क्या कहलाएगा, आप इसको बोल सकते हैं संवाद बोल सकते हैं, आप इसको बोल सकते हैं यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म, है ना। अब देखिए राज्य की क्या विशेषता है, हेगल ने बताया राज्य की आधारशिला व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होगा इसमें, बल्कि विश्वजनीन परार्थवाद है। यहां पर यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म पाया जाएगा, यहां पर सार्वभौमिक परार्थवाद की भावना पाई जाएगी, यानी राज्य में किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ आपको देखने को नहीं मिलेगा। स्वार्थ की भावना आपको कहां मिलेगी, नागरिक समाज मिलेगी, ठीक है, जो कि वाद और प्रतिवाद के माध्यम से वो भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब देखिए राज्य ऐसा क्षेत्र है जहां व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर संपूर्ण समुदाय के हित में त्याग करने के लिए तत्पर होता है। लेकिन यहां पर क्या है, नागरिक समाज में व्यक्ति अपने हितों को देख रहा है, पूरे समुदाय के हित को नहीं देख रहा। लेकिन राज्य में क्या कर रहा है, राज्य में व्यक्ति पूरे समुदाय के हित को ध्यान में रख रहा है। यह परिवार और नागरिक समाज दोनों से क्या है, अलग है, क्योंकि दोनों की अच्छी क्वालिटीज आपको कहां मिलेगी देखने को, आपको दोनों की अच्छी क्वालिटीज जो है वो आपको राज्य में देखने को मिलेगी। यानी राज्य का मतलब संवाद, या कह लें यही क्या है, राज्य क्या है, चेतना की सर्वोच्च अभिव्यक्ति भी है, या इसी राज्य को हम ईश्वर का अवतार भी कह सकते हैं, इसी राज्य को हम स्पिरिट भी बोल देते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं इतना समझाने के बाद आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। हेगल के चिंतन की द्वंद्वात्मक संरचना के अंतर्गत इसका अर्थ है कि राज्य ऐसी संस्था है जिसमें परिवार और नागरिक समाज दोनों के अच्छे, दोनों के उत्तम गुणों का संयोग पाया जाएगा। तो बिल्कुल पाया जाएगा, क्योंकि जब वाद प्रतिवाद होगा, जब संघर्ष होगा, तो दोनों में से जो बुरी बातें होंगी वो समाप्त हो जाएंगी, जो अच्छी चीज होगी वही तो आगे निकल के चलेंगी, वही तो संवाद बनेगा, संवाद का मतलब वही तो राज्य होगा, है ना। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक जर्मनी में ईश्वर का अवतार नहीं हो जाता, ठीक है। यह चेतना की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, बिल्कुल सही है। राज्य क्या है, राज्य चेतना की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। राज्य क्या है, राज्य ईश्वर का प्रतिनिधि है, राज्य ईश्वर का अवतार है ना। तो राज्य को हम चेतना की सर्वोच्च अभिव्यक्ति बोल लें, राज्य को हम ईश्वर का सर्वोच्च अवतार बोल लें, या राज्य को हम विवेक की सर्वोच्च अभिव्यक्ति बोल लें, या कह लें राज्य क्या है, विचारों की उत्पत्ति का सार है, ठीक है। राज्य की उत्पत्ति का सार हो सकता है विचार, और विचारों की सर्वोच्च अभिव्यक्ति हमको कहां देखने को मिलेगी, विचारों की, चेतना की, विवेक की सर्वोच्च अभिव्यक्ति हमें राज्य के अंदर देखने को मिलती है। तो इस तरीके से जब तक आप नहीं पढ़ेंगे आप गलतियां करते जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि अगर आप एक बार पूरा मेरा सिलेबस ये वाला पढ़ ले जाएंगे और इसके बाद जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपसे, क्वेश्चन कर लेंगे, तो दोबारा आपको जीवन में कभी हीगल को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके मन में बैठ जाएगा। आप लेकिन इसको कंटिन्यू क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज करते जाएंगे तो आप इसको कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। क्योंकि इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूं चीजों को कि चाहे आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो जिसमें पॉलिटिकल साइंस आता है ना, मैं मतलब ए टू जेड चीजों को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूं इसमें। अब मेरा उद्देश्य ये थोड़ी है कि मैं एक बार यूपीएससी के लिए पढ़ाऊंगा, फिर एक बार टीजीटी के लिए पढ़ाऊं, फिर एक बार मैं पीजीटी के लिए पढ़ाऊं, फिर एक बार मैं डीयू के लिए पढ़ाऊं, फिर एक बार इग्नू के लिए पढ़ाऊं। ऐसा नहीं हो सकता। एक ही सिलेबस में, एक ही वीडियो में सारी चीजें आपकी कवर होंगी, चाहे आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो। अब यहां पर समझते हैं हीगल का परिवार, फैमिली क्या है, सिविल सोसाइटी क्या है। हीगल का फैमिली क्या है, थीसिस है, ये यहाँ पे आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, थीसिस है, ये एंटीथेसिस है, और ये क्या है, सिंथेसिस है ना। अब देखिए फैमिली इज सच अ ह्यूमन रिलेशन विच इज बेस्ड ऑन स्पेशल ओरिएंटेड अल्ट्रुइज्म। फैमिली में अल्ट्रुइज्म पाया जाएगा, यहां पर आपको सेल्फिशनेस नहीं दिखेगा। फिर इन दिस पर्सन राइजेस अबव द पर्सनल इंटरेस्ट एंड रेडी टू सैक्रिफाइस फॉर अदर्स। यहां पर लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर जाएंगे और अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सैक्रिफाई कर देंगे, ठीक है। बट हिज अल्ट्रुइस्ट फीलिंग और फिलैंथ्रोपिक एटीट्यूड, ठीक है, फिलैंथ्रोपिक एटीट्यूड इज लिमिटेड टू सम स्पेशल पीपल। लेकिन यहां पर लोगों की जो अल्ट्रुइज्म की फीलिंग है, अल्ट्रुइस्टिक फीलिंग है,
वो क्या होगी, यहाँ पर लिमिटेड लोगों के साथ होगी, यानी फैमिली के मेंबर के साथ ही होगी। लेकिन जैसे जैसे फैमिली बढ़ती जाएगी, दूसरी फैमिली आई, चौथी फैमिली आई, तो अपनी आप फैमिली से अच्छा व्यवहार करोगे ना कि दूसरे की फैमिली से। आप दूसरे की फैमिली में आपका स्वार्थ बढ़ता जाएगा, तो राज्य सिविल सोसाइटी क्या होगी, सिविल सोसाइटी तो दूसरे की फैमिली हो गई ना। तो यहां पर हम समझने का फिर से प्रयास करते हैं। अब देखते हैं सिविल सोसाइटी क्या है। सिविल सोसाइटी इज द एरिया ऑफ यूनिवर्सल सेल्फिशनेस और इगोइज्म। यूनिवर्सल इगोइज्म का क्या है, ये एरिया है सिविल सोसाइटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको बोल्ड जहां पे करके लिखा गया, हाईलाइट करके लिखा गया, आप उसको अगर नहीं समझ सकते तो याद कर लो। कोई किसी ने बोला है कि आप दौड़ नहीं सकते तो पैदल चलिए, पैदल नहीं चल सकते तो रेंग के चलिए, है ना, कुछ लेकिन करते रहिए। रेंग भी नहीं सकते तो आप हाथ पांव चलाइए अपना, बिना आपको कुछ किए कुछ मिलेगा नहीं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं मेरे समझाने से तो आप रट लीजिए उसको, है ना। उम्मीद करता हूं कि समझ में चीजें तो आ रही होंगी, क्योंकि मैं इतनी कोई टफ समझाने का तरीका भी यूज नहीं कर रहा हूं, मैं आसान शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। हियर अ मैन फॉर्म रिलेशन विद द अदर ह्यूमंस एक्सेप्ट हिज फैमिली मेंबर्स ऑन बेसिस ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। यहां पर सिविल सोसाइटी में एक दूसरे के मेंबर के रिलेशन कैसे होंगे, सेल्फ इंटरेस्ट पर डिपेंड होंगे बस। यानी कि यहां पर सेल्फिशनेस पर जो है पूरा मामला आगे बढ़ेगा। दिस एरिया ऑफ ह्यूमन रिलेशन इज अ लार्जर देन दैट द फैमिली। और यह एरिया जो सिविल सोसाइटी का एरिया होगा क्या होगा, फैमिली के एरिया से लार्जर होगा। यानी फैमिली का मेंबर इतने अगर 10 होंगे तो इसमें 10,000 भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हियर द पर्सन tries to achieve maximum fulfillment of his interest and consider the interest of all human only as a means to fulfill his self interest। यहां पर हर व्यक्ति अपना मैक्सिमम इंटरेस्ट अचीवमेंट करना चाह रहा है, और हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या समझ रहा है, अपना साधन समझ रहा है, अपना मीन समझ रहा है। ठीक है, फिर इस प्रकार से दस सिविल सोसाइटी इज स्पेशली द एरिया ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो सिविल सोसाइटी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एरिया है। यहाँ पे आपको कंपटीशन दिखेगा, यहाँ पे आपको मार्केटिंग दिखेगी। फिर आगे देखते हैं कि स्टेट क्या है। स्टेट है द फाउंडेशन ऑफ स्टेट इज नॉट इंडिविजुअल सेल्फिशनेस बट यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म। ठीक है, तो जो स्टेट की फाउंडेशन है क्या है, वो इंडिविजुअल्स के सेल्फिशनेस पर डिपेंड नहीं है, ये है यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म पर बना हुआ है। ठीक है, ये यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म का एरिया है। दिस स्टेट इज सच एन एरिया वेयर द इंडिविजुअल्स राइजेस अबव हिज सेल्फिशनेस एंड इज रेडी टू सैक्रिफाइस फॉर द बेनिफिट्स ऑफ एंटायर कम्युनिटी। तो इस एरिया में, स्टेट में, हर इंडिविजुअल, हर व्यक्ति अपना पर्सनल इंटरेस्ट छोड़ देता है और यहां पर स्टेट के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने की या कम्युनिटी के, एंटायर कम्युनिटी के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने में हर व्यक्ति लगा होगा। इट इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ फैमिली एंड सिविल सोसाइटी। स्टेट क्या है, स्टेट इज अ डिफरेंट फ्रॉम फैमिली एंड सिविल सोसाइटी। ठीक है, यह स्टेट जो है डिफरेंट क्यों है फैमिली और सिविल सोसाइटी से, क्योंकि फैमिली और सिविल सोसाइटी दोनों के जो अच्छी क्वालिटीज हैं वो क्या है, वो स्टेट में पाई जाएंगी, इसीलिए डिफरेंट है। क्योंकि सिविल सोसाइटी में कुछ कमियां होंगी और फैमिली में भी कुछ कमियां होंगी, जिससे कि दोनों कमियों को दूर करके आपको स्टेट में लाया जाएगा। अंडर द डायलेक्टिकल structure of Hegel's thinking, this also means that the state is such an institution which the best qualities of both family and civil society are found। तो इसमें आपको सिविल सोसाइटी और फैमिली दोनों की जो बेस्ट क्वालिटीज होंगी वो स्टेट के इंस्टीट्यूशन में आपको देखने को मिल जाएगी। दिस इज द हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द कंसियसनेस। तो ये चेतना की क्या है, कंसियसनेस की हाईएस्ट एक्सप्रेशन को हम स्टेट भी कह सकते हैं, या इसी को हम मार्च ऑन द गॉड भी कह सकते हैं। अब देखते हैं कि राज्य के संबंध में हीगल के क्या विचार हैं, इसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। राज्य के संबंध में हीगल के विचार, एक बार उससे पहले वॉइस टेस्टिंग हो जाए। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि इसको दो पार्ट में, एक पार्ट और करें आगे, जिससे कि
चीजों को थोड़ा सा आसानी वे में, नहीं तो एक पार्ट में अगर इसी आज की वीडियो में हम पूरा करेंगे तो ये कम से कम 2-2.5 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो हम 1-1 घंटे करके एक वीडियो और बना लेंगे, इसके बाद क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अब राज्य के संबंध में हीगल के क्या विचार हैं, हीगल राज्य को क्या मानता है, इन सब चीजों को हम देखते हैं। अदर व्यूज ऑफ हीगल्स रिगार्डिंग द स्टेट, ठीक है। राज्य के संबंध में आपने ऊपर क्या देखा, अभी आपने देखा कि राज्य, परिवार और नागरिक समाज, इसके बारे में हीगल के क्या विचार थे। अब यहाँ पर राज्य के बारे में हीगल के और कुछ विचार हैं जिसको हम समझते हैं। अब राज्य को हीगल ने क्या माना है, हीगल ने राज्य को, राज्य की प्रकृति को क्या माना है। हीगल ने बोला कि राज्य की प्रकृति आंगिक है। आंगिक का मतलब जैसे मनुष्य के अंग जो होते हैं शरीर से जुड़े हुए होते हैं तभी उनका अस्तित्व होता है, वैसे व्यक्तियों का अस्तित्व तभी है जब वो राज्य से जुड़े हुए हैं। जिस दिन व्यक्ति राज्य से अलग होगा उसी दिन व्यक्ति का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वैसे ही जिस दिन हमारे शरीर के कोई सा भी, हमारे शरीर का कोई सा भी अंग हमारे शरीर से अलग होगा तो उस अंग का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो यही कहलाती है राज्य की आंगिक सिद्धांत का स्वरूप। अब हीगल कह रहा है कि राज्य क्या है, धरती पर ईश्वर का अवतार है। ईश्वर का अवतार क्या होता है, ईश्वर के अवतार का मतलब क्या, ईश्वर सच में आ गया धरती पर, नहीं। ईश्वर का अवतार का मतलब है कि राज्य का जो विकास हुआ है वो विवेक की सर्वोच्च अभिव्यक्ति के माध्यम से हुई। विवेक की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है राज्य। अब विवेक की सर्वोच्च अभिव्यक्ति को आप ईश्वर का नाम भी दे सकते हैं और विवेक की सर्वोच्च अभिव्यक्ति को आप राज्य का नाम भी दे सकते हैं। अब विवेक की सर्वोच्च अभिव्यक्ति का क्या मतलब है, विवेक का सर्वोच्च अभिव्यक्ति कैसे आया, कैसे विवेक की सर्वोच्च इच्छा आपको दिखाई दी। क्योंकि विवेक की, हीगल कहता है कि चेतना में या विवेक में क्या होता है, द्वंद्व होता है, उससे जो अच्छा रिजल्ट आता है वही क्या है, वही विवेक की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, वही राज्य है, वही ईश्वर का अवतार है, अगर आप आसान शब्दों में समझें तो। पागल हो गए होंगे आप, सोच रहे होंगे सर कितना बड़ा पढ़ाएंगे, पागल कर देंगे हमें, है ना। चलिए कोई बात नहीं, जो समझना है आप समझिए, लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है कि मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा और कंप्लीट पढ़ाऊंगा, है ना। कोई घई नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, ना तो आप मुझे पैसा दे रहे हैं ना हम आपसे पैसा ले रहे हैं। तो अपने अकॉर्डिंग चीजों को एकदम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, बिंदास पढ़ेंगे। चलिए, अब हीगल के विचार में क्या है, राज्य एक नैतिक संकल्पना है। अब देखिए राज्य को नैतिक संकल्पना क्यों कह रहा है, क्योंकि ये नैतिकता से प्रभावित विचारक है, आदर्शवादी विचारक है। इसके विचारों में यूनानी नैतिकता का प्रभाव आपको दिखाई देगा। तो ये राज्य को क्या मान रहा है, नैतिक संकल्पना मान रहा है। अब आगे देखते हैं, हीगल के अनुसार राज्य का एक स्वयं का व्यक्तित्व है, ठीक है। हीगल कह रहा है कि राज्य का अपना स्वयं व्यक्तित्व होता है एक, ठीक है। क्यों, क्योंकि राज्य जो है सर्वोच्च अभिव्यक्ति होती है, व्यक्तियों के विचारों की, व्यक्तियों की चेतना की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, इसीलिए एक नए विचार के रूप में आता है सामने, इसीलिए इसका एक अलग अस्तित्व होता है। उसके विचार में राज्य क्या है, एक साध्य है। हीगल कहता है राज्य एक साध्य है, ना कि साधन। हीगल ही नहीं, जितने भी आदर्शवादी विचारक हैं, है ना, आदर्शवादी विचारकों ने राज्य के ऊपर ज्यादा महत्व दिया है, राज्य को साध्य माना है और व्यक्ति को साधन माना है। और वहीं पर उदारवादी विचारक क्या मानते हैं कि राज्य एक साधन है और व्यक्ति क्या है, व्यक्ति साध्य है, ऐसा उदारवादी कहते हैं। ये बात ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना आप यहाँ पे। द नेचर ऑफ स्टेट इज एन ऑर्गेनिक, द स्टेट इज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड ऑन अर्थ, ठीक है। यानी कि स्टेट क्या है, स्टेट जो है ईश्वर का अवतार है, ठीक है, इनकारनेशन है गॉड का। आगे देखते हैं, इन हिज ओपिनियन द स्टेट इज अ मोरल कॉन्सेप्ट। हीगल के ओपिनियन में स्टेट क्या है, एक मोरल कॉन्सेप्ट है। क्यों, क्योंकि हीगल एक रियल आइडियलिस्टिक थिंकर है। आइडियलिस्टिक थिंकर के साथ साथ ये क्या है, ये इसके थिंकिंग में मोरलिटी का प्रभाव है। फिर ये यूनानी थिंकर्स का इंपैक्ट इसके विचारों में आपको दिखेगा, क्योंकि यूनानी थिंकर्स, यूनानी चिंतन में क्या है, आपको यूनानी थॉट्स में आपको मोरलिटी का प्रभाव दिखेगा, ठीक है, इंपैक्ट ऑफ मोरलिटी। अकॉर्डिंग टू हीगल द स्टेट हैज अ पर्सनालिटी ऑफ इट्स ओन। हीगल कहता है कि स्टेट की अपनी अलग से एक पर्सनालिटी होगी। भाई तुम्हारी पर्सनालिटी है तो इसकी भी पर्सनालिटी है ना। हिज ओपिनियन द स्टेट इज एन एंड। स्टेट को ये ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है और कहता है स्टेट क्या है, एंड है, और बाकी चीजें क्या है, मीन्स है। हीगल के अनुसार राज्य का मूल कार्य क्या है, नागरिक समाज को नैतिक निर्देश देना है। यह हीगल के राज्य का मूल उद्देश्य है, ठीक है, मूल कार्य है कि नागरिकों के अंदर नैतिकता का विकास करना,
नागरिकों के अंदर जो स्वार्थ की भावना है उसको दूर करना। ठीक है। फिर हीगल ने राज्य को सर्वोच्च संगठन माना, ऐसा अरस्तु जैसे विचारकों ने भी कहा है कि राज्य क्या है, एक सर्वोच्च संगठन है, राज्य के बाहर या देवता रह सकता है या तो दानव। तो हीगल ने भी कहा राज्य क्या है, एक सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन है, सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है, और राज्य से उच्चतर और महत्वपूर्ण कोई भी संगठन नहीं हो सकता है, ये आदर्शवादी विचारक मानते हैं। आदर्शवादी विचारक के साथ साथ ये फांसीवादी भी यही मानते हैं कि राज्य ही सर्वोच्च है, राज्य के अलावा कुछ भी नहीं है, राज्य के अंदर ही आपको स्वतंत्रता मिलेगी, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, इसीलिए हीगल क्या है, हीगल ने राज्य को ज्यादा महत्व दिया, राज्य को सर्वोच्च माना, है ना हीगल ने, इसीलिए हीगल को राष्ट्रवादी भी कहा जाता है ना। हीगल कैसा है, राष्ट्रवादी है, अंतरराष्ट्रवादी नहीं है ना। अंतरराष्ट्रवादी आप ग्रीन को मानते हैं, क्योंकि ग्रीन के जो विचार है वो मानव कल्याण के ऊपर है, वो एक देश के मानव कल्याण नहीं, पूरे संपूर्ण धरती के मानव कल्याण के लिए है। तो हीगल ने राष्ट्रवाद के ऊपर, राज्य के ऊपर सर्वाधिक बल दिया, इसलिए इसको राष्ट्रवादी कहा जाता है और अंतरराष्ट्रवादी नहीं कहा जाता है। अंतरराष्ट्रवादी ग्रीन को बोला जाता है। चलिए, अकॉर्डिंग टू हीगल द बेसिक फंक्शन ऑफ द स्टेट इज टू गिव द मोरल इंस्टीट्यूशन टू सिविल सोसाइटी। अब हीगल कह रहा है कि हीगल कंसीडर्ड द स्टेट टू बी द हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर कैन बी नो ऑर्गेनाइजेशन हायर एंड वन इंपॉर्टेंट एंड मोर इंपॉर्टेंट देन द स्टेट। हीगल कह रहा है स्टेट इज द हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और इस हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा कोई भी इंपॉर्टेंट हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता। दैट इज वाई हीगल इज एन नेशनलिस्टिक, इसीलिए हीगल को नेशनलिस्टिक कहा जाता है, क्योंकि हीगल ने स्टेट पर ज्यादा फोकस किया है, नॉट एन इंटरनेशनलिस्टिक। ठीक है। तो अब राज्यों को इतना महत्वपूर्ण स्थान देने के कारण ही हीगल को फांसीवादी विचारकों का प्रणेता भी कहा जाता है। अब जैसे हीगल ने बहुत ज्यादा राज्य पर बल दिया, राज्य को ही सब कुछ मान लिया, है ना, तो इसी विचार को फांसीवादी भी मानते हैं कि राज्य ही सर्व कुछ है, सब कुछ है। ठीक है, राज्य ही सर्वोपरि है। तो राज्य पर ज्यादा बल देने के कारण हीगल को क्या मान लिया गया, एक तो राष्ट्रवादी मान लिया गया, दूसरा फांसीवादी भी इसको मान लिया गया। हीगल ही कह रहा है कि हीगल का प्रसिद्ध कथन है कि तार्किक ही वास्तविक है और वास्तविक ही तार्किक है। हीगल कह रहा है कि राज्य ही क्या है, वास्तविक है, और वास्तविक क्या है, राज्य है, और राज्य ही तार्किक है। यानी आप दो चीजें देख सकते हैं कि तार्किक क्या है, तार्किक विचार है ना, विचार ही क्या है, वास्तविक है, और विचार ही क्या है, राज्य है, और राज्य ही क्या है, विचार है। तो ये सारी चीजें क्या है, हीगल बताने का प्रयास कर रहा है। तो ये फिलोसोफर होते हैं जो अपनी बातों को दूसरे अदर सेंस में कहते हैं, लेकिन सेंस उनका अलग निकलता है। अब देखो, आपने क्या पढ़ा था इतनी देर से, हीगल कह रहा है कि राज्य क्या है, राज्य जो है विवेक के उच्चतम अभिव्यक्ति का प्रमाण है, या राज्य क्या है, विवेक की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, यानी राज्य क्या है, सर्वोच्च तार्किक का परिणाम है ना। तो हीगल कह तार्किक क्या है, तार्किक चेतना है। तो राज्य कह रहा है कि विवेक ही तार्किक है और विवेक ही वास्तविक है, या कह लें चेतना ही तार्किक है, चेतना ही वास्तविक है, या दूसरे शब्दों में कह लें कि राज्य ही तार्किक है, राज्य ही वास्तविक है, और जो वास्तविक है वही तार्किक है, यानी राज्य ही वास्तविक है और राज्य ही तार्किक है। फिर वही बात आगे नीचे कह देता है, जो मुक्ति मूलक है वही वास्तविक है। मुक्ति मूलक कौन है, हीगल कह रहा है राज्य क्या है, राज्य मुक्ति मूलक संस्था है, व्यक्तियों का कल्याण करता है, और राज्य ही वास्तविक है, और राज्य जो वास्तविक है वही मुक्ति मूलक है। वास्तविक कौन है, वास्तविक राज्य है, और जो वास्तविक है वही मुक्ति मूलक है। इसका मतलब है कि राज्य ही वास्तविक है और राज्य ही मुक्ति मूलक है ना। एक तरीके से यहाँ पे एक रीजनिंग का क्वेश्चन जैसे आ गया है ना। तो आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। यानी हीगल राज्य पर ज्यादा बल दे रहा है, हीगल कह रहा है राज्य ही सब कुछ है, राज्य ही तार्किक है और राज्य ही वास्तविक है, जो वास्तविक है वही तार्किक है, यानी राज्य ही वास्तविक है, राज्य ही तार्किक है। चलिए देखते हैं, बिकॉज ऑफ गिविंग अ सच एन इंपॉर्टेंट प्लेस टू द स्टेट, हीगल इज कॉल्ड द पायनियर ऑफ फासिस्ट थिंकर। Hegel's famous statement is that the logical is real and rational is real होना चाहिए। Logical rational सब एक ही मतलब होता है। The logical is rational is real and the real is logical। फिर what is the based on liberal and liberation and real and what is the real is based on the liberation। तो ये हीगल का कुछ स्टेटमेंट है। तो इसमें आपको समझना है कि वो स्टेट के बारे में कह रहा है कि स्टेट ही क्या है, लॉजिकल है, स्टेट ही रियल है, और जो रियल है वही लॉजिकल है। तो ये बताने का प्रयास कर रहा है
तो अगला जो टॉपिक हमारा आज का होगा, फिर देखते हैं आगे हम पढ़ सकते हैं नहीं स्वतंत्रता के ऊपर विचार इसके। चलिए इसको भी हम कोशिश करते हैं कंप्लीट करने का, हेगल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों को ना। 10-15 मिनट और लगेगा। हेगल के स्वतंत्रता संबंधी विचार देखते हैं। वीडियो की एक बार साउंड क्वालिटी ठीक है, चल रही है अभी। अब देखते हैं हेगल के स्वतंत्रता संबंधी विचार। हेगल स्वतंत्रता को क्या मानता है, ठीक है, हेगल्स आइडिया अबाउट द फ्रीडम। तो हेगल के अनुसार राज्य मानवीय चेतना का विराट रूप है, यह विश्व में विवेक की यात्रा है, हेगल कहता है। तो स्टेटमेंट है, आप इसको याद रखना है। हेगल कहता है कि राज्य क्या है, मानवीय चेतना का विराट रूप है, यानी कि मानव की चेतना की यह क्या है, सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है, और यही चेतना विश्व में विवेक की यात्रा करता है। यानी राज्य विश्व में क्या है, विवेक की यात्रा है। यह मनुष्य की स्वतंत्रता की उच्चतम अभिव्यक्ति है। राज्य क्या है, विवेक की चेतना की, मनुष्य की स्वतंत्रता की सर्वोच्चतम अभिव्यक्ति है। मनुष्य की स्वतंत्रता कहां मिलेगी आपको, मनुष्य को स्वतंत्रता मिलेगी राज्य में। राज्य क्या है, राज्य ऐसी अवस्था है जहां पर आपको सर्वोच्च विवेक, सर्वोच्च चेतना का प्रमाण आपको दिखाई देगा, जो परिवार और नागरिक समाज के द्वंद्वात्मक संघर्ष के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई है। तो हीगल कह रहा है कि राज्य की उत्पत्ति जो है नागरिक समाज और परिवार में द्वंद्व हुआ है, इस द्वंद्व के माध्यम से क्या हुआ है, राज्य का निर्माण हुआ है। तो राज्य क्या है, राज्य ही मनुष्य की स्वतंत्रता की उच्चतम अभिव्यक्ति है, जिसका निर्माण परिवार और नागरिक समाज के द्वंद्व के कारण हुआ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हीगल द स्टेट इज द क्लोजेस्ट of human consciousness, it is the march of conscience into the world. It is the highest expression of human freedom which comes into being as a result of the dialectic struggle between family and civil society. चूंकि राज्य जो है, अब हीगल कह रहा है, चूंकि राज्य विवेक और चेतना की साकार प्रतिमा है, इसीलिए राज्य का कानून क्या है, वस्तुपरक चेतना है, वस्तुपरक चेतना का मूर्त रूप है। ये बात याद रखना। हीगल के अनुसार कह रहा है कि राज्य क्या है, विवेक और चेतना की साकार प्रतिमा है, राज्य विवेक की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, राज्य चेतना की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, इसीलिए राज्य का हर आदेश क्या है, कानून है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अब हीगल कह रहा है जो कोई कानून का पालन नहीं करता वह स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्रता आपको कहां मिलेगी, राज्य के कानूनों के पालन करने में, क्योंकि राज्य का कानून क्या है, राज्य ही तो सर्वोच्च विवेक की अभिव्यक्ति है, सर्वोच्च चेतना की अभिव्यक्ति आपको कहां दिखाई देगी, राज्य में। तो सर्वोच्च चेतना का मतलब है कि यहां पर कोई गलती नहीं हो सकती। तो हीगल कह रहा है जो कानून का पालन नहीं करेगा, जो राज्य के आदेशों का पालन नहीं करेगा, वो क्या है, वो स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, अगर आप कानून का पालन कर रहे हैं, आप राज्य के आदेशों का पालन कर रहे हैं, तब आप क्या हैं, स्वतंत्र है। हीगल ने व्यक्तिवादी उदारवादी विचारों को क्या कर दिया, पूर्णतः नकार दिया। जो उदारवादी व्यक्तिवादी मानते थे कि अपने अनुसार काम करना स्वतंत्रता है, ठीक है, विधि क्या है, स्वतंत्रता की पूरक नहीं है। तो उदारवादी व्यक्तिवादी की जो मान्यताएं थी उसको हीगल ने नकार दिया, क्योंकि हीगल आदर्शवादी विचारक है। हीगल कहता है कि राज्य की उत्पत्ति जो है व्यक्ति की सर्वोच्च चेतना के परिणाम स्वरूप हुई है, द्वंद्ववाद के परिणाम स्वरूप हुई। लेकिन वहीं पर उदारवादी कहते हैं राज्य की उत्पत्ति एक समझौते के द्वारा हुई है, इसलिए राज्य यंत्र है। लेकिन राज्य को हीगल क्या मानता है, यंत्र नहीं मानता, बल्कि चेतना की सर्वोच्च अभिव्यक्ति मानता है, ईश्वर का अवतार मानता है, विवेक की सर्वोच्च अभिव्यक्ति मानता है, विचारों की सर्वोच्च अभिव्यक्ति मानता है। तो ये समझना है आपको, इसीलिए मैं अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे कि एग्जाम में अलग अलग शब्द आए तो आप उसमें कंफ्यूज न हो। सिंस द स्टेट इज अ embodiment of conscience and consciousness, the law of the state is the embodiment of objective consciousness. Whoever obeys the law is free. हेगल कहता है जो कोई भी लॉ की आज्ञा मानता है, कानून को मानता है, वही क्या है, वही फ्री है, वही फ्रीडम है उसके पास, है ना। हेगल कंप्लीटली रिजेक्टेड द इंडिविजुअलिस्टिक एंड लिबरल आइडियाज। हेगल ने इंडिविजुअलिज्म के आइडियाज को क्या कर दिया है, कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया है। हेगल कहता है कि राज्य की आज्ञा का पालन करना ही क्या है, स्वतंत्रता है। क्यों राज्य की आज्ञा पालन करें, क्योंकि राज्य की आज्ञा क्या है, सर्वोच्च अभिव्यक्ति है विवेक की, सर्वोच्च अभिव्यक्ति है चेतना की। यानी राज्य की आज्ञा क्या है, ईश्वर की आज्ञा है। ईश्वर की आज्ञा, सच में ईश्वर कोई आदेश नहीं दे रहा, बल्कि ईश्वर की आज्ञा का मतलब चेतना का सर्वोच्च विकास। आगे देखते हैं, हीगल, यह विचार हीगल ने अपनी रचना कहां में दी, किस रचना में, एलिमेंट्स ऑफ द फिलॉसफी ऑफ राइट्स में दिया उसने, कि
कानून संबंधी विचार या स्वतंत्रता संबंधी विचारों को उसने दिया है। तब हीगल की स्वतंत्रता कैसी है? सकारात्मक है। अगर हीगल की स्वतंत्रता नकारात्मक होती तो क्या होता? तो राज्य के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता था। लेकिन हीगल कह रहा है कि स्वतंत्रता को मानने के लिए हम राज्य के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते, क्योंकि राज्य क्या है? विवेक की सर्वोच्च व्यक्ति है, व्यक्तियों की सर्वोच्च व्यक्ति है राज्य। तो राज्य साध्य है और व्यक्ति साधन है, तो इसीलिए हीगल की स्वतंत्रता कैसी है? सकारात्मक है। हीगल ने स्वतंत्रता की मांग के कारण हीगल ने 1789 की फ्रांसीसी क्रांति की कड़ी आलोचना कर दी, क्योंकि राज्य के विरुद्ध आप स्वतंत्रता की मांग नहीं कर सकते, क्योंकि राज्य जो है व्यक्तियों की सर्वोच्च व्यक्ति है। तो आप स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप क्या राज्य से श्रेष्ठ हैं, है ना? तो फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इन सब चीजों की डिमांड की गई। इसीलिए हीगल ने कहा क्या है? स्वतंत्रता की क्रांति की आलोचना कर दी, क्योंकि राज्य के विरुद्ध कोई भी अधिकार नहीं हो सकता, राज्य के बाहर कोई अधिकार नहीं हो सकता। हीगल कह रहा है कि राज्य की बात मानना, राज्य का आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है। ठीक है, राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है। फ्रीडम इज टू बी ओबे द ऑर्डर ऑफ द स्टेट। दिस आइडिया वाज गिवन बाय हीगल हिज वर्क एलिमेंट्स ऑफ फिलोसफी ऑफ राइट्स 1821। ईयर वाइज भी इसको याद रखेंगे। फिर हीगल कहता है कि हीगल्स फ्रीडम इज ए पॉजिटिव, ये भी याद रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हीगल की स्वतंत्रता कैसी है? सकारात्मक स्वतंत्रता है, क्योंकि हीगल ने किसी भी प्रकार पर का राज्य पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया है। हीगल कह रहा है राज्य की आज्ञा का पालन ही क्या है? स्वतंत्रता है। जैसे रूसो ने कहा कि सामान्य इच्छा का पालन करना स्वतंत्रता है, वैसे हीगल ने बोला कि राज्य की आज्ञा का पालन करना स्वतंत्रता है। अब रूसो की स्वतंत्रता कैसी है? सकारात्मक है। अब हीगल की स्वतंत्रता कैसी है? सकारात्मक है। और हॉब्स की स्वतंत्रता कैसी है? लॉक की स्वतंत्रता कैसी है? लॉक की स्वतंत्रता कैसी है? नकारात्मक है। स्पेंसर की स्वतंत्रता कैसी है? नकारात्मक है, क्योंकि लॉक और स्पेंसर जैसे विचारकों की स्वतंत्रता है राज्य के खिलाफ स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है कि राज्य के विरोध में आपको स्वतंत्रता चाहिए, उसको बोलते हैं नकारात्मक लिबर्टी या नेगेटिव लिबर्टी। लेकिन हीगल की लिबर्टी कैसी है? पॉजिटिव लिबर्टी है। हीगल स्ट्रांगली क्रिटिसाइज द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ द फ्रीडम। हीगल ने जो है स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। क्यों किया है? क्योंकि यहां पर डिमांड की गई है फ्रीडम की। फिर अब स्वतंत्रता संबंधी इसका क्या अभिप्राय है स्वतंत्रता का, ये देखते हैं। स्वतंत्रता का अभिप्राय कह रहा है कि सामाजिक कर्तव्य के रूप में है। हीगल कह रहा है कि आप सामाजिक कर्तव्य करते रहें तो आपको स्वतंत्रता अपने आप मिल जाएगी। सामाजिक, फिर देखिए इसके अलावा कह रहा है कि तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण और वृद्धि समाज की वैधानिक और नैतिक संस्थाओं के द्वारा की जाती है। हीगल कह रहा है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति समाज में होगी, सामाजिक कर्तव्य में होगी, और व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण जो है राज्य के द्वारा किया जाएगा। राज्य की कुछ ऐसी वैधानिक संस्थाएं होंगी जो व्यक्ति के स्वतंत्रताओं का संरक्षण करेगी, व्यक्ति के अधिकारों में वृद्धि भी करेगी। हीगल ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विरोध किया। हीगल ने कहा सामूहिक स्वतंत्रता पर बल दिया, सामूहिक स्वतंत्रता पर बल दिया। अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल किसने दिया? उदारवादियों ने दिया था। उदारवादियों में खास करके नकारात्मक उदारवादियों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल दिया। अब क्वेश्चन बन सकता है, हीगल ने उदारवादी स्वतंत्रता की उदारवादी मान्यता को नकार दिया, हीगल ने शास्त्रीय उदारवाद की मान्यताओं को नकार दिया, तो बिल्कुल बात सही है। अब फ्रीडम इज मीन्ड एज अ सोशल ड्यूटी एंड इंडिविजुअल फ्रीडम इज प्रोटेक्टेड एंड इंक्रीज्ड बाय द लीगल एंड मोरल इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी। फिर हीगल अपोज्ड इंडिविजुअल्स फ्रीडम। हीगल किसका विरोध कर रहा है? इंडिविजुअल्स फ्रीडम का। ये कह रहा है फ्रीडम कैसी होनी चाहिए? कम्युनिटी बेस्ड होनी चाहिए फ्रीडम, यानी समुदाय पर आधारित स्वतंत्रता होनी चाहिए। आप राज्य की आज्ञा पालन करें, उसमें आपको स्वतंत्रता मिलेगी। आप स्टेट के ओबे को मांग करें या स्टेट की आज्ञा का पालन करें, ठीक है, तो आप स्टेट के ऑर्डर को फॉलो करना ही वास्तविक रूप में स्वतंत्रता है, अगर एक शब्दों में समझो तो, ठीक है। अदरवाइज ये अब हीगल आपका यहां पर इतना क्लियर हो गया है। अब आगे देखेंगे हीगल के युद्ध संबंधी विचारों को, पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि पार्ट 2 में कंप्लीट करना तो ये फिर 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी, जो कि मुश्किल आपके लिए बढ़ जाएगी, और 2 घंटे आप देखेंगे भी नहीं, और मैं थोड़ी सी पढ़ाने में मुझे भी और समस्याएं आती है। बहुत लंबी क्लास लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बैठना 2 घंटे 3 घंटे तो मुश्किल होता है। आप खड़े होकर पढ़ा सकते हैं, लेकिन बैठकर उतना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और
नेक्स्ट वीडियो का पार्ट आज ही अपलोड होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।